रणधीर को कार्तिक ने डांट दिया था और फोन काट दिया था। उसे डांटने और फोन काटने का सिर्फ एक ही मतलब था। वो सिद्धार्थ के प्रति अपनी लॉयल्टी सिद्ध करना चाहता था, ताकि सिद्धार्थ उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा विश्वास करने लगे। सिद्धार्थ को भी कार्तिक के ऊपर भरोसा हो चुका था। जो कार्तिक उस वीडियो को शेयर करने के बदले अच्छा पैसा बना सकता था, उसने सिद्धार्थ के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए उस वीडियो को डिलीट करने का निर्णय लिया था। और कार्तिक को वीडियो डिलीट करता देखकर सिद्धार्थ ने उसे रोक दिया था और अपने शक्ति प्रदर्शन का वीडियो देखने लगा था। अभी वो अपने शक्ति प्रदर्शन का वीडियो देख ही रहा था कि तभी चल रहे वीडियो में उसकी निगाह वहां बनी एक खिड़की के ऊपर चली गई थी। और सिद्धार्थ ने खिड़की वाले पार्ट को जूम करके देखा तो उसके होश उड़ गए थे। सिद्धार्थ को वहां पर एक और कैमरा दिखाई दिया था। यानी सिद्धार्थ ने अनिकेत को ठीक करने के लिए जो किया था, वो कार्तिक के अलावा और किसी ने भी रिकॉर्ड किया था। अब वो आदमी कौन था और उसने ऐसा क्यों किया था? क्या वो सिद्धार्थ को पहले से जानता था या फिर उसने सिद्धार्थ को ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा किया था? इसका खुलासा होना बाकी था। अब क्या होगा? कार्तिक ने सिद्धार्थ की तरफ चिंता भरी नजरों से देखते हुए कहा, उस दिन कोई बाहरी आदमी आया था। सिद्धार्थ ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा उससे सवाल किया। नहीं, अनिकेत की तबीयत खराब होने की वजह से पृथ्वीराज सर ने किसी भी प्रकार की मीटिंग नहीं रखी थी, तो किसी बाहरी के आने का सवाल ही नहीं उठता। कार्तिक ने सिद्धार्थ के सवाल का जवाब देते हुए कहा, यानी ये घर में काम करने वाले किसी नौकर का ही काम है या फिर पृथ्वीराज सर के किसी फैमिली मेंबर का? सिद्धार्थ ने अपना माथा खुजाते हुए कहा और फिर वो कार्तिक से बोला, तुम एक काम करो, तुम मुझे हाईवे तक छोड़ दो, मैं यहां से चला जाऊंगा और तुम राजसमंद पहुंचो और पता लगाओ कि ये काम किसका है, और अगर तुम्हें पता चल जाए तो मुझे इस नंबर पर इन्फॉर्म कर देना। उसने अभिमन्यु का नंबर देते हुए कहा। सिद्धार्थ की बात सुनकर कार्तिक ने हाँ में सिर हिला दिया था और अपनी नानी से विदा लेकर सिद्धार्थ के साथ हाईवे की ओर निकल गया था। चूंकि सिद्धार्थ ने कार्तिक की नानी को ठीक भी कर दिया था और उनके खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया था, इसलिए कार्तिक के सिर से उसकी नानी की चिंता हट चुकी थी। उसने सिद्धार्थ को ले जाकर हाईवे पर छोड़ा और फिर वहां से राजसमंद की ओर निकल गया था। सिद्धार्थ हाईवे के पास खड़ा होकर बिसलपुर की ओर जाने वाली बस का वेट करने लगा था। इधर सिद्धार्थ बिसलपुर जाने के लिए बस का वेट कर रहा था और उधर इंद्रनगर में महान मां के कहने पर श्रीमंत कुलगुरु विचित्रवीर के आश्रम के बाहर पहुंच चुका था। हालांकि वो पहले कभी भी कुलगुरु के आश्रम में नहीं आया था और वो आज भी कुलगुरु के आश्रम में ना आता। चूंकि कुलगुरु अत्यधिक बीमार होने के कारण मृत्युशैया पर थे, इसलिए श्रीमंत को कुलगुरु का जरा सा भी डर नहीं था। कुलगुरु के आश्रम में पहुंचने के बाद श्रीमंत एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया था और फिर उसने जोर से चिल्लाते हुए मोर की आवाज निकाली। उसने मोर की आवाज निकालकर कुलगुरु विचित्रवीर के आश्रम में मौजूद अपने आदमी को सिग्नल दे दिया था। इधर श्रीमंत ने मोर की आवाज निकाली और उधर दूसरी तरफ आश्रम के अंदर साधना में लीन एक युवक की आंखें तुरंत खुल गई। ये युवक और कोई नहीं बल्कि कुलगुरु का सबसे प्रिय शिष्य बद्री था। कुलगुरु को बद्री के ऊपर बहुत भरोसा था, लेकिन बद्री उनके भरोसे का कत्ल करके राजमहल और आश्रम में होने वाली सारी जानकारी श्रीमंत तक पहुंचा देता था और वहां से वो सारी जानकारी महान मां को मिल जाती थी। बद्री आश्रम से बाहर निकला और वहां पर चारों तरफ सन्नाटा देखकर वो दबे पांव उस तरफ चला गया था जिधर से उस मोर की आवाज आई थी। बद्री जब वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि श्रीमंत वहीं खड़ा हुआ था। यहां क्यों आए हो श्रीमंत? बद्री ने दांत पीसकर फुसफुसाते हुए कहा। एक बहुत जरूरी सूचना देनी थी, श्रीमंत ने बद्री को जवाब दिया। चूंकि श्रीमंत ने अपना चेहरा ढका हुआ था और अभी तक वो बद्री से जितनी बार मिला था चेहरा ढक कर ही मिला था, इसलिए बद्री को यह नहीं पता चला था कि उनके सामने खड़ा हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि वर्तमान प्रधानमंत्री सर्वदमन का चाचा है। तो हम अपनी जगह पर मिलते, अगर यहाँ पर किसी ने हमें साथ देख लिया तो सारा मामला खराब हो जाएगा। बद्री ने श्रीमंत को समझाते हुए कहा, मैं यहाँ रुकने नहीं आया हूँ, तुम बस जाकर कुलगुरु को उस लाल लौ के बारे में बता दो। श्रीमंत ने बद्री से कहा। क्यों? श्रीमंत की बात सुनकर बद्री चौंकते हुए बोला, महान मां का आदेश है
और उनसे सवाल करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। श्रीमंत ने जवाब दिया और वहां से चला गया था। श्रीमंत के द्वारा ये सूचना पाने के बाद बद्री सोच में पड़ गया था कि जिस बात को महान माँ को कुलगुरु से छुपाना चाहिए था, वो उस बात को बताने को कह रही थी। इसके पीछे महान माँ ने आखिर क्या दिमाग लगाया हुआ था? बद्री वहीं खड़ा इसी बारे में सोच रहा था। इधर बद्री महान माँ की सोच को समझने की कोशिश कर रहा था और उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ बस के लिए इधर उधर भटक रहा था। उसने कार्तिक को भेज तो दिया था, लेकिन उसे अभी तक बस नहीं मिली थी। सिद्धार्थ अकेले ही उस हाईवे पर खड़ा था और वहां पर हवा चलने की वजह से रेत भी उड़ने लगी थी, जो उड़ उड़कर सिद्धार्थ के मुंह में आ रही थी। सिद्धार्थ ने रेत से बचने के लिए अपना मुंह एक रुमाल से बांध लिया था और इधर उधर घूमने लगा था। तभी इतनी देर में एक बस वहां आकर रुकी। वो बस बिसलपुर की बजाय राजसमंद की ओर जा रही थी और वो सिद्धार्थ के सामने दूसरी साइड पर थी। सिद्धार्थ उस बस को खड़ा देख रहा था। तभी उस बस से कोलाहल होना शुरू हो गया था। बस का कंडक्टर किसी सवारी के ऊपर चिल्ला रहा था, जिसने शायद किराया नहीं दिया था। उतरो, नीचे उतरो, वरना धक्के मारकर उतार दूंगा। एक तो 50 पैसे किराया नहीं दिया है, ऊपर से गुंडागर्दी कर रही हो। कंडक्टर की चीखती हुई आवाज सिद्धार्थ के कानों में सुनाई पड़ी और सिद्धार्थ कौतूहलवश उस बस की तरफ चला गया था। चूंकि अभी उसे कोई बस आती हुई नहीं दिखाई दी थी, इसलिए सिद्धार्थ मानव स्वभाव के वश में होकर तमाशा देखने चला गया था। मैंने क्या गुंडागर्दी की भैया? मेरा बच्चा रो रहा था तो मैंने उसे वहां बैठा दिया। उस औरत ने कंडक्टर से मायूसी से भरी हुई आवाज में कहा। चलो नहीं कि गुंडागर्दी तो कोई बात नहीं, अब पैसे दोगी तो ले जाऊंगा, वरना नहीं ले जाऊंगा। कहते हुए कंडक्टर ने अपना पल्ला झाड़ लिया था और बस में बैठने लगा था। कंडक्टर जब बस में बैठने जा रहा था, ठीक उसी वक्त सिद्धार्थ वहां पर पहुंच गया था। उस औरत के पहनावे और चेहरे पर घूंघट देखकर सिद्धार्थ समझ गया था कि इस औरत को मदद की जरूरत है। उसके दिल में उस औरत के प्रति एक अजीब सा खिंचाव भी महसूस होने लगा था। क्या हुआ? सिद्धार्थ ने सवाल किया। अरे भैया, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। बताओ, सोना से बैठी हैं और किराया नहीं दे रही हैं। बोलती हैं इसका मर्द आगे मिलेगा। यही करते करते यहाँ तक आ गई है। ऊपर से सीट पे बच्चे को बिठा रखा है। कुछ बोलो तो लड़ने लगती है। कंडक्टर ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। कितना हुआ? सिद्धार्थ ने कंडक्टर से सवाल किया। क्या? कंडक्टर चौंकते हुए बोला। किराया, इनको जहां जाना है वहां तक का किराया कितना हुआ? सिद्धार्थ ने अगला सवाल किया। कहां तक जाना है तुम्हें? कंडक्टर ने उस औरत की तरफ देखते हुए कहा। जयपुर जाना है। उस औरत ने जवाब दिया और उसके जवाब देते ही कंडक्टर ने हरियाणा के सोहना से राजस्थान के जयपुर तक का किराया जोड़कर सिद्धार्थ को बता दिया था और सिद्धार्थ ने कंडक्टर को पैसे निकालकर दे दिए थे। पैसे पाते ही कंडक्टर ने टिकट काटकर उस औरत को पकड़ा दी थी और बस को चलने के लिए कह दिया था। लेकिन तभी सिद्धार्थ ने कंडक्टर से रुकने को कहा और बोला, ये लो थोड़े पैसे और इस बच्चे के लिए दूध ले लेना। कहते हुए सिद्धार्थ ने अपनी पर्स से 1000 रुपए निकालकर उस औरत के हाथों में रख दिए थे और उस औरत ने पैसे पाने के बाद सिद्धार्थ के हाथ जोड़ लिए थे। सिद्धार्थ को उस औरत से न जाने क्यों लगाव हो रहा था। उसे उस औरत में अपनी माँ की छवि नजर आ रही थी। ऐसा ही बिल्कुल उसके साथ भी हो चुका था जब महेश की बीमारी की वजह से उनकी जॉब छूट गई थी और उसके बाद निर्मला को ऐसे ही कहीं जाने के लिए अपमान सहन करना पड़ता था और धक्के खाने पड़ते थे। सिद्धार्थ के पैसे देने और टिकट पाने के बाद वो औरत बस में चढ़ने लगी थी। तभी सिद्धार्थ की नजर उसके गले के पास बने एक टैटू पर चली गई थी। उस टैटू को देखकर सिद्धार्थ को थोड़ा सा झटका लगा था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उसने वो टैटू कहीं देखा है और इससे पहले वो उस औरत से कोई सवाल करता कि वो बस वहां से चली गई थी और सिद्धार्थ को दूसरी साइड से भी एक बस आती हुई दिखाई पड़ गई थी। उस बस को देखकर सिद्धार्थ भागते हुए उस साइड चला गया था। सिद्धार्थ उस बस में बैठकर बिसलपुर जा रहा था। उसने जिस औरत की मदद की थी वो जयपुर जा रही थी। सिद्धार्थ के दिमाग में बार बार वही टैटू घूम रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ये कहां देखा है। सिद्धार्थ के दिमाग में वो टैटू नाचे भी क्यों ना। वो टैटू और किसी चीज का नहीं बल्कि प्रोजेक्ट जीरो डार्क का था और सिद्धार्थ ने जिस औरत की मदद की थी वो और कोई नहीं बल्कि इस्मा थी,
जो सिंडिकेट की सबसे खतरनाक सोल्जर थी। इस्मा सिद्धार्थ को ही ढूंढ रही थी। चूंकि सिद्धार्थ ने रेत से बचने के लिए अपना चेहरा ढक रखा था, इसलिए इस्मा उसे पहचान नहीं पाई थी। सिद्धार्थ भी शायद इस्मा को पहचान लेता, क्योंकि उसने इस्मा को पहले देख रखा था, लेकिन उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए घूंघट कर रखा था, इसलिए सिद्धार्थ भी उसे नहीं पहचान पाया था। सिद्धार्थ ने जब खूब दिमाग दौड़ा लिया और उसे टैटू के बारे में याद नहीं आया, तो उसने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया था। अब उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उस रिकॉर्डिंग की बात दौड़ने लगी थी, जो अनिकेत को ठीक करते वक्त किसी ने की थी। उसे जल्द से जल्द बिसलपुर पहुंचना था, ताकि अगर कार्तिक को कोई जानकारी मिले तो वो अभिमन्यु के पास फोन करके उसे बता सके। इधर सिद्धार्थ इस्मा, जो उसे और पेमा को मारने के लिए ढूंढ रही थी और जिसके बारे में एसटीएस चीफ राकेश अस्थाना ने सिद्धार्थ को फोन करके आगाह किया था कि बिल्कुल करीब होकर दूर जा रहा था, जो शायद उसके लिए आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती थी। और इधर दूसरी तरफ बद्री अभी भी उस पेड़ के नीचे खड़ा होकर महान माँ की सोच को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा आदेश क्यों दिया है। लेकिन बद्री शायद ये बात भूल चुका था कि महान माँ कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं थी, बल्कि अपने आप में ही खुद एक रहस्य थी, और उनको समझना बद्री जैसों के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला था। कुछ देर तक सोचने के बाद जब बद्री को कुछ समझ नहीं आया, तो वो आश्रम की ओर वापस लौट पड़ा था, और अभी वो कुछ कदम ही चला था कि उसे पीछे से किसी ने आवाज दी। क्या राजमहल और कुलगुरु को पता है कि तुम महल की जानकारी दुश्मनों तक पहुंचा रहे हो, बद्री? उस आवाज को सुनकर बद्री के होश उड़ गए थे। बद्री ने जब पीछे पलट कर देखा तो पाया कि उसके सामने उसका एक साथी वरुण खड़ा हुआ था। वरुण और बद्री समकक्ष थे और दोनों राज्य के अगले कुलगुरु बनने की दौड़ में थे। ये तुम क्या कह रहे हो वरुण? मैंने कौन सी जानकारी दुश्मनों तक पहुंचाई है? बद्री ने घबराती हुई आवाज में कहा। इसका जवाब तुम कुलगुरु को देना। इतना कहकर वरुण आश्रम की ओर चल पड़ा था। बद्री अपनी जगह पर खड़ा उसे हतप्रभ सा देखे जा रहा था। उसे अब अपनी पोल खुलती हुई नजर आ रही थी। आखिर कैसे रोकेगा बद्री वरुण को अपनी पोल खोलने से? और क्या सिद्धार्थ पता लगा पाएगा अपना वीडियो रिकॉर्ड करने वाले के बारे में? आखिर क्या होगा जब मिलेंगे सिद्धार्थ और इस्मा? क्या सिद्धार्थ को टकराना पड़ेगा अपने से मजबूत योद्धा से? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।